हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर का संपूर्ण चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। इसमें 8300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, एनटीए द्वारा जारी आंसर की द्वारा प्रमाणित विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल है, जिसमें 55 सेट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2025-26 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, सबका जो है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री एवं मॉडर्न हिस्ट्री के जो है 6 लेक्चर देख चुके थे। तो आज लेक्चर नंबर 7 होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। दोस्तों, वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिसमें का पुराने सारे वीडियो हैं, तथा वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज क्रिप्स मिशन देखेंगे, चैप्टर नंबर 26 क्रिप्स मिशन। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता के लिए कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसने क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता के लिए गए थे और आधिकारिक वार्ताकार थे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यह क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से वार्ता करने गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। 11 मार्च 1942 में चर्चिल ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना तैयार कर चुकी है और सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाएगा। सर क्रिप्स ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य भी थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। क्रिप्स मिशन ने भारत के अन्य प्रांतों के लिए एक अलग संविधान प्रदान किया, जिसका छिपा हुआ लक्ष्य भारत को टुकड़ों में विभाजित करना था। अतः यह प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के खिलाफ था। नोट: क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए एक असफल प्रयास था। दूसरा, महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। चैप्टर नंबर 27 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 322, भारत छोड़ो आंदोलन का नायिका किसे कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नायिका किसे कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नायिका अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। अरुणा आसफ अली का वीरतापूर्ण व्यवहार ही था जिसने उन्हें 1942 के आंदोलन की नायिका या स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी की उपाधि दी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 223, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय के लिए समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय के लिए समानांतर सरकार जो है सतारा, महाराष्ट्र में बनाई गई। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित की गई। इस दौरान सतारा, महाराष्ट्र में स्थापित सरकार सर्वाधिक दीर्घजीवी थी, जो अगस्त 1943 से मई 1946 तक कार्यरत रही। वाईवी चौहान, नाना पाटिल इसके प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 324, कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 9 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में महात्मा गांधी द्वारा किया गया आह्वान था। गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य व्याप्त राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए सीआर फार्मूला किसने तैयार किया था। तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य
व्याप्त राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए CR फार्मूला जो है सी राजगोपालचारी ने तैयार किया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य व्याप्त राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए CR फार्मूला सी राजगोपालचारी ने 1944 ईस्वी में तैयार किया था। CR फार्मूला अंततः असफल रहा था। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 326, भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में प्रारंभ किया गया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में आरंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में प्रारंभ किया गया था। क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा की गई थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार किया गया तथा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 328, भारत छोड़ो आंदोलन को शुभारंभ करने का तत्कालिक कारण कौन सा है? तो पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुभारंभ करने का तत्कालिक कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिशर्स की निकासी, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव की असफलता, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तो क्रिप्स मिशन की असफलता होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन को शुभारंभ करने का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की असफलता या विफलता था। क्रिप्स मिशन को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में सन 1942 में एक नए संविधान एवं स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के पतन का कारण, यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान करने के लिए मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वायसराय लिनलिथिगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। क्वेश्चन नंबर 329, निम्नलिखित किस एक आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो इसका ऑप्शन डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मारो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम बड़ी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दिया था। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 323, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। इसी दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। हालांकि व्यवस्थित रूप से यह आंदोलन अगले दिन 9 अगस्त से शुरू किया गया तथा 9 अगस्त को ही गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 331, निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भाग गया और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन किया? तो जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण ऐसे नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भाग गए और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन किए थे जयप्रकाश नारायण, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण जेल से भागने में सफल हुए एवं बाहर आकर राम मनोहर लोहिया और अरोड़ा आसफ अली के साथ भूमिगत रूप से चल रहे आंदोलन की कमान
संभाली। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जयप्रकाश नारायण है इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन चैप्टर 28 आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 332 1942 में आज़ाद हिंद फौज 1942 में किसने बनाया था? तो आज़ाद हिंद फौज 1942 में जो है मोहन सिंह ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो आज़ाद हिंद फौज 1942 है इसकी स्थापना मोहन सिंह ने किया, तो इसका ऑप्शन बी सही था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1942 में मोहन सिंह के सहयोग से रास बिहारी बोस ने की थी। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था। फ्री इंडियन लीजन भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा गठित एक पैदल सेना रेजिमेंट थी। यह सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मनी के सहयोग द्वारा भारतीय युद्ध कैदियों और यूरोप में प्रवासियों से बनी थी। इस सेना को टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया? तो जो जर्मनी है, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में जर्मनी में टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन नामक सैन्य टुकड़ी की स्थापना की। इसकी संख्या 3000 लगभग थी, जिसमें भारतीय युद्ध कैदियों एवं यूरोपीय प्रवासी सैनिक शामिल थे। इसका प्रतीक चिन्ह छलांग मारता हुआ बाघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 335, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक दल का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों के संगठन और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति के लिए हुई थी। जून 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। आज़ाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया। यह इसके पहले प्रधान सेनापति थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया। यह इसके पहले प्रधान सेनापति थे। सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे तथा जुलाई में ही रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को दे दी। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही अस्थायी सरकार की स्थापना की एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 337, पहले आईएनए का प्रधान सेनापति कौन था? तो पूछ रहा है कि पहले आईएनए का प्रधान सेनापति कौन था? तो जो पहले आईएनए का प्रधान सेनापति जो थे वे कैप्टन मोहन सिंह थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस के जुलाई 1943 सेनापति बनने से पूर्व आईएनए के प्रधान सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह ने ही उन ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था को लेकर मलाया में 15 सितंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस को आईएनए की कमान रास बिहारी बोस ने बैंकॉक मलेशिया में सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 338, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो जो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे तथा सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य के रूप से भी जाना जाता है। सूरत विभाजन 1907 में तथा अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय भी रहे। क्वेश्चन नंबर 339,
निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आज़ाद हिंद सरकार का मुख्यालय था? तो 1943 से 44 के दौरान पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आज़ाद हिंद सरकार का मुख्यालय था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वर्ष 1943 से 1944 तक पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आज़ाद हिंद सरकार का मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने इंडियन नेशनल आर्मी को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की? तो जो रास बिहारी बोस है, रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रास बिहारी बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन वर्ष 1942 में हुआ था। इसके गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इसका गठन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं चित्तरंजन सिंह गिल के सहयोग से हुआ। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान को संभाला तथा इसे आगे बढ़ाने में रास बिहारी बोस ने उनकी सहायता की। इंडियन नेशनल आर्मी के प्रतीक चिन्ह के रूप में एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 341, कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को क्या कहा जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन का अन्य नाम लक्ष्मी सहगल था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक कार्यकर्ता और आज़ाद हिंद फौज की एक अधिकारी थी। जुलाई 1943 में कैप्टन लक्ष्मी ने आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की भर्ती शुरू कर दी थी और 1500 सैनिकों की एक रेजिमेंट बनाई जिसे रानी झांसी रेजिमेंट का नाम दिया। कैबिनेट मिशन, तो नेक्स्ट चैप्टर 29 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी। तो कैबिनेट मिशन ने किसकी सिफारिश की थी? भारत के विभाजन की, अंतरिम सरकार बनाने की, संविधान सभा बनाने की। तो जो कैबिनेट मिशन है इसने जो है संविधान सभा बनाने की सिफारिश की थी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो कथन एक जो बोल रहा है कैबिनेट मिशन भारत के विभाजन की, अंतरिम सरकार बनाने की या संविधान सभा बनाने की, तो इनमें से कौन सा कथन सही है कैबिनेट मिशन? तो दोस्तों जो भारत का विभाजन था यह माउंट बेंटन प्लान था, न कि कैबिनेट मिशन। तो जो दूसरा है कैबिनेट मिशन जो है अंतरिम सरकार बनाने के लिए था, सही है। संविधान सभा बनाने के लिए 3 भी सही, तो 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 और 3 सही है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस थे। इस मिशन द्वारा निम्न सिफारिशें की गई: अंतरिम सरकार बनाने की, संविधान सभा बनाने की, पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत, केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने की। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जनवरी 1946 में भारतीय नेताओं से अनौपचारिक बातचीत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन योजना में भारत के लिए क्या कल्पना की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना में भारत के लिए जो फेडरेशन संघ की कल्पना की गई थी। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार सौंपने के लिए ही तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा घोषित एवं गठित कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत की एक ऐसे राज्य संगठन संघ फेडरेशन के रूप में कल्पना की गई थी जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल हो। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में मार्च 1946 को आए कैबिनेट मिशन में अन्य सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। ये सभी तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 345, भारत के विभाजन से बचने के लिए अंतिम अवसर किसके अस्वीकरण से समाप्त हो गया? तो भारत के विभाजन से बचने के लिए अंतिम अवसर जो है कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकरण से समाप्त हो गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के विभाजन को रोकने के लिए अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकरण के साथ ही समाप्त हो गया। इस मिशन को 1946 में प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली द्वारा भेजा गया था, जिसमें 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड तथा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष शामिल थे। इस मिशन का उद्देश्य भारत की एकता को संरक्षित करने एवं भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश नेतृत्व से भारतीय नेतृत्व में स्वामित्व के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को भारत की सत्ता के हस्तांतरण के अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को भारत की सत्ता के हस्तांतरण की अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कैबिनेट मिशन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत की सत्ता को ब्रिटेन से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करने की अंतिम व्यवस्था कैबिनेट मिशन के माध्यम से की गई। वर्ष 1946 में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही किया गया। नेक्स्ट चैप्टर 30, इटली घोषणा। तो इटली घोषणा से संबंधित क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह उद्घोषणा कब की कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा जो है 20 फरवरी 1947 को की कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता के संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि 30 जून 1948 से पूर्व भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसी क्रम में 3 जून 1947 ईस्वी को भारत के वायसराय माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। तो नेक्स्ट माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान। भारत की स्वाधीनता के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह प्रधानमंत्री जो है भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत की स्वाधीनता के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ये लेबर पार्टी के नेता थे। ध्यातव्य है कि ये वर्ष 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने 1945 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 349, इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? पूछ रहा है कि इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? कथन 1, पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के 2 समूहों में मिलेंगी। कथन 2, सिंध पाकिस्तान का भाग होगा। तथा जो है कथन 3, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जबकि बंगाल का सिलहट भारत का हिस्सा होगा। विभाजन होने पर 2 स्वतंत्र देशों और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो होगा, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 4 कथन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन तत्कालिक गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इन्होंने जून 1947 ईस्वी को भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण संबंधी प्लान प्रस्तुत किया, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। इसमें सिंध को अपना निर्णय स्वयं लेना था तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा पता लगाया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार जो है 1 और 3 गलत है, जबकि 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। गवर्नर जनरल वायसराय। तो गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित क्वेश्चन। भारत में पहला विधि कमीशन कब बनाया गया? तो भारत में पहला विधि कमीशन 1834 में बनाया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में पहला विधि आयोग औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो जो विलियम बेंटिंग है, विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने थे। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे तथा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल का प्रवेश किसके कार्यकाल में हुआ? तो इल्बर्ट बिल का प्रवेश जो है जॉर्ज रिपन के कार्यकाल में हुआ। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 1883 में लाया गया था। इस विधेयक में भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई का भी अधिकार प्रदान किया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे। पहले यूरोपीय मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय के लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया, क्योंकि यूरोपीय लोगों का मानना था कि भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के बाद वायसराय ने इस बिल को वापस ले लिया था।
तो यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय के लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया, क्योंकि यूरोपीय लोगों का मानना था कि भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के बाद वायसराय ने इस बिल को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 353, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल एडवर्ड इरविन थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एडवर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया एक आंदोलन था। इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध एवं अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 354, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी राजस्व बंदोबस्त चलाया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। इस व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें जमींदार भू राजस्व दर तय करने के लिए स्वतंत्र था। इसके द्वारा जमींदारों की भूमि पर स्वामी मान लिया गया। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को तथा 10% भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को औपचारिक रूप से भारत में लागू किया। वर्ष 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की रिपोर्ट को स्वीकार किया और प्रस्ताव पारित किया, जिसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसके अन्य प्रमुख कार्य निम्न हैं। तो सती प्रथा पर रोक 1829, ठगी प्रथा का अंत 1830, विधि आयोग का गठन 1834, 1835 के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 356, भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? तो पूछ रहा कि भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा जो है हड़प नीति के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा बनाया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा बनाया गया। इस नीति के अनुसार किसी भी भारतीय राज्य का रियासत का दर्जा उस समय समाप्त मान लिया जाता जब उसका कोई वयस्क उत्तराधिकारी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 357, रोहिल्ला युद्ध किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो जो रोहिल्ला युद्ध है यह जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वर्ष 1774 का रोहिल्ला युद्ध गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1773 से 1785 ईस्वी तक था, तो जो रोहिल्ला युद्ध है यह जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह युद्ध रोहिल्लो अफगानों एवं सुजाऊ दौला अवध के नवाब के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रोहिल्लो की हार हुई थी। इसके अतिरिक्त रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और वर्ष 1782 में सालबाई की संधि और 1780 से 1784 में दूसरा मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल ऑफ 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। तो वह कलकत्ता काउंसिल के नाम से जाना जाता था। कथन 2, इसकी प्रतिस्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल ऑफ 4 के संबंध में निम्न कथनों पर गौर करना है। तो वह कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जाना जाता था, तो हाँ कथन सही है। जो काउंसिल ऑफ 4 है यह कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जाना जाता था। काउंसिल ऑफ 4 की प्रतिस्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए की गई। तो जो काउंसिल ऑफ 4 है इसकी स्थापना जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए की गई। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। तो बात 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कंपनी के मामलों को विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम था। इसने कंपनी में नौकरी करने वालों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया। बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, जिसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद बनी। इसमें बहुमत से निर्णय लिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल केवल टाई के मामले में मतदान कर सकते थे। अधिनियम ने बंगाल की सर्वोच्च परिषद पर गवर्नर जनरल के साथ काम करने के लिए 4 अतिरिक्त व्यक्तियों का नाम दिया, जिनमें जनरल जॉन क्लेवेरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल, फिलिप फ्रांसिस शामिल थे। इन सब के अध्यक्ष गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे तथा ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। अतः रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी को नियंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 359, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किस शताब्दी के मध्य लड़ा गया? तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो 19वीं शताब्दी के मध्य लड़ा गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1830 से 1842 के मध्य हुआ, अर्थात 19वीं शताब्दी में हुआ। इस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। क्वेश्चन नंबर 360, निम्नलिखित में से किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो पूछ रहा है कि किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो जो वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1773 में बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। इस व्यवस्था से कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इससे उसकी वसूली में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। 5 वर्षीय ठेके के इस दोष के कारण 1777 ईस्वी में इसे परिवर्तित कर दिया गया तथा ठेके को 1 वर्षीय कर दिया गया। इस व्यवस्था को 1793 में कार्नवालिस कोड के तहत अस्थायी बंदोबस्त द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 361, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा गुलामी को समाप्त कर दी? तो जो एलन बरो है, एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दास प्रथा गुलामी का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने किया था। इसके समय में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था। क्वेश्चन नंबर 362, आधुनिक भारत में प्रशासन के संदर्भ में स्थानीय स्वप्रशासन लोक प्रशासन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो आधुनिक भारत में प्रशासन के संदर्भ में स्थानीय स्वप्रशासन लोक प्रशासन की अवधारणा को जो है रिपन ने प्रस्तुत किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आधुनिक भारत में प्रशासन के संदर्भ में स्वप्रशासन लोक प्रशासन की अवधारणा को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में गठन की पहल को प्रस्तुत किया था। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड डफरिन के समय सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 363, भारत की प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल के दौरान हुई? तो भारत की प्रथम जनगणना ब्रिटिश कार्यकाल में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, तो इसका ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 364, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें बताना कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो अस्थायी बंदोबस्त है, अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय में आया था, तो ये सही है। सहायक संधि प्रणाली जो है रिचर्ड वेलेजली के समय में आया था, तो ये भी सही है। जो सहायक संधि प्रणाली है यह रिचर्ड वेलेजली के समय में आया था। जबकि जो है द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, तो ये भी सही है। तथा जो रेगुलेशन का नियम आया था 1829 का, यह विलियम बेंटिंग के समय में आया था, तो डी भी सही है। तो जो सहायक संधि प्रणाली है यह वेलेजली के समय में नहीं आया था, यह डलहौजी के समय में आया था, तो इसका ऑप्शन भी यही गलत है। तो सॉरी, जो ऑप्शन सी है सहायक संधि वेलेजली के समय लागू किया गया था। ऑप्शन सी जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय नहीं हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी यही गलत है। ब्रिटिश काल में 1798 में सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय लागू किया गया था। सहायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि जिसका उद्देश्य रियासतों की संप्रभुता पर कब्जा करना था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल थे।
अतः युग्म सी सही सुमेलित नहीं है। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट की शुरुआत किया? तो जो डलहौजी है, डलहौजी ने जो है डाक टिकट की शुरुआत किया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा वर्ष 1854 में डाक टिकटों की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तीव्र संचार के मामले में ब्रिटिश साम्राज्य को कुशल बनाना था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला व्यक्ति वेलेजली था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पहला अधिनियम 1799 में पारित किया गया था। इसे लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली द्वारा पारित किया गया था, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में सिविल सेवा का पिता कौन है? तो जो भारत है, भारत में सिविल सेवा का पिता चार्ल्स कॉर्नवालिस है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश सेना अधिकारी था। भारत में सिविल सेवाओं में सुधार एवं आधुनिकीकरण में योगदान देने के कारण उसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। हालांकि मैकाले की अध्यक्षता में गठित द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज के सुझाव पर भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगी परीक्षा 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा इस परीक्षा को पहली बार भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जो 1922 में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 368, कौन सा गवर्नर जनरल हड़प नीति से संबंधित है? तो जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इस सिद्धांत में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। यह एक विस्तारवादी नीति थी जो 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक चली थी। सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया और अंत में अवध प्रांत को मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 369, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन एक ब्रिटिश रॉयल नेवी अधिकारी थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 370, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित करने के बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति का इस्तेमाल जो है झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 द्वारा व्यापगत के सिद्धांत के तहत विलय किए गए राज्यों का क्रम सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में झांसी राज्य को हड़पने के लिए लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र के अधिकार को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 372, किस सन में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? तो जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया था, जिसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम 1904 पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय ही अकाल आयोग 1900 ईस्वी, पुलिस आयोग 1902 ईस्वी, सिंचाई आयोग 1901 और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। इसके समय में ही 12 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 373, किसके शासनकाल में डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई? तो जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई, तो इसका ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड डलहौजी। तो सन 1851 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन सेवा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से 1856 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसके शासनकाल में रेल, डाक टिकट आदि शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो जो पूछ रहा है कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो जो लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव को जो है, रॉबर्ट क्लाइव को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जो प्लासी का युद्ध में विजयी हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने व्यापार समिति का गठन किया तथा 1768 में रॉबर्ट क्लाइव ने व्यापार समिति को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 375, वह ब्रिटिश वायसराय जिसने प्राचीन इमारतों तथा स्मारकों के संरक्षण हेतु कई उपाय किए। तो यह जो है लॉर्ड कर्जन है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और भारत में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत का श्रेय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की तथा भारत की प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत पर ध्यान दिया। क्वेश्चन नंबर 376, व्यपगत की नीति का संबंध है। तो जो व्यपगत की नीति है इसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत जो है, जो राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इस नीति के तहत सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभल 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में तथा नागपुर 1854 का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। इस नीति का पहला शिकार जो था यह सतारा था। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेताओं के उपनाम एवं उनके कथन। तो जो नेताओं हैं, नेता के उपनाम एवं उनके कथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक बोला जाता है? तो जो पूछ रहा है कि इनमें से किसे भारतीय अशांति का जनक बोला जाता है, तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। बाल गंगाधर तिलक एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वह पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज के शासन के सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। उन्होंने एक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल के साथ वह चरमपंथी दृष्टिकोण वाले नेताओं की लाल बाल पाल तिकड़ी के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक और व्यक्ति असंगत है? तो जो भारत का सुख है यह अमीर खुसरो को बोला जाता है। तो हाँ, ये सही है। तथा जो भगवान का अभिशाप है, भगवान का अभिशाप चंगेज खान को बोला जाता है। तो ये भी सही है। स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। तो ये भी सही है। अशांत भारत का जनक यह खान अब्दुल गफ्फार खां को नहीं बोला जाता। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बोला जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बोला जाता है। तथा भारत के अशांत भारत का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। तो यही डी सही सुमेलित नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो व्यक्ति एवं उपनाम या शीर्षक, तो अमीर खुसरो को जो है भारत का सुख या तूतीय हिंद कहा जाता है। चंगेज खान को जो है भगवान का अभिशाप कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांत भारत का जनक के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा निम्न में से कौन सा नारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। इसके अलावा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए अन्य नारे थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मार्च फॉरवर्ड, वी आर फॉर इंडिया, इंडिया इज फॉर इंडियंस के नारे का श्रेय दिया था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है ऐसा जिसने मार्च फॉरवर्ड, वी आर फॉर इंडिया, इंडिया इज फॉर इंडियंस के नारे का श्रेय दिया जाता है? तो यह जो है मैडम भीकाजी कामा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मैडम भीकाजी कामा। मार्च फॉरवर्ड, वी आर फॉर इंडिया, इंडिया इज फॉर इंडियंस, आगे बढ़ो हम भारत के लिए हैं,
भारत भारतीयों के लिए है का नारा मैडम भीखाजी कामा ने दिया था। मैडम भीखाजी कामा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो जो दिल्ली चलो है, दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं उनके नारे: सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, जय हिंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक, करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद एवं राजनीतिक गुरु जो है चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के पुनर्गठन की घोषणा की सुभाष चंद्र बोस ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो तथा मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो लोक नायक है, लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था?